जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सबकी बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, तमाम राज्यों के एग्जिट पोल लगातार सामने आ रहे हैं। बताएंगे आपको महापोल क्या बताते हैं, यानी सारे एग्जिट पोल का एग्जिट पोल क्या बताता है। क्या पांचों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अशोक गहलोत के सामने हिंदू मुसलमान का कार्ड बीजेपी का फेल होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों बताएंगे क्या है, किस तरीके के हैं आंकड़े, और राजस्थान के अंदर ईवीएम गायब होने को लेकर जबरदस्त तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कई सारे लोगों को सस्पेंड किया गया है और जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। इसी के साथ में आपको बताएंगे तेलंगाना के अंदर वोटिंग को लेकर किस तरीके की अपडेट है, और क्या सरकारी कर्मचारियों के वोटों को कम किया जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओपीएस योजना का जबरदस्त असर इस तरीके का है कि वोट काटे जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए हैं। बताएंगे क्या कुछ कहा गया है। इसी के साथ में तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की जमकर आलोचना करने वाली एआईएमआईएम पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस पार्टी के शक्तियों का एहसास हुआ है। दोस्तों बताएंगे उनके बयान से मिल रहे हैं संकेत, कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना में बनने वाली है सरकार। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि पांचों के पांचों राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी 5-0 से क्लीन स्वीप करने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की 20 साल पुरानी सरकार को जनता टाटा अलविदा बाय बाय कह रही है। दोस्तों दरअसल एबीपी न्यूज का सी वोटर बताता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार 113 मिनिमम सीटें और मैक्सिमम 137 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 88 से 112 सीटें मिल सकती है। दैनिक भास्कर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा है और यहां पर कांटे का मुकाबला दिखाया गया है, जबकि दो सर्वे ऐसे हैं, इंडिया टुडे और इंडिया टीवी सीएनएक्स, जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। हालांकि दोस्तों 2018 के इन्हीं सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को 126 सीटें दी थी, कांग्रेस पार्टी को 89 सीटें मात्र दी गई थी। यहां तक कि चाणक्य जो भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बना रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी को 125 सीटें एग्जिट पोल में पिछली बार दे रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी मात्र 116 सीटें जीत पाई थी। 2018 के एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट अगर किसी ने बताया था वो एबीपी न्यूज था, और एबीपी न्यूज के सी वोटर की ओर से इस बार के मध्य प्रदेश के चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। एपी न्यूज के सी वोटर ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी 88 से लेकर 112 सीटों पर आकर सिमटने वाली है। कांग्रेस पार्टी 113 से लेकर 137 सीटें जीतेगी, यानी कांग्रेस पार्टी मिनिमम अपनी सरकार बनाएगी और मैक्सिमम 130 तक या उससे प्लस आंकड़ा 137 तक पहुंच सकता है। महाकौशल क्षेत्र के अंदर, चंबल क्षेत्र के अंदर और बघेलखंड पूरे रीजन में कांग्रेस पार्टी का जबरदस्त दबदबा देखने को मिल रहा है। यही बड़ा कारण है दोस्तों की एपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर विश्वास किया जा सकता है, एग्जिट पोल पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 6 महीने से सी वोटर लगातार अपने सर्वे दे रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी इन सर्वे के अंदर मोमेंटम प्राप्त कर रही है। और एग्जिट पोल में अगर नतीजे कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि मोमेंटम कांग्रेस पार्टी के हिस्से में है। और जब कोई पार्टी जीत की ओर बढ़ती है तो अमूमन जनता और खासकर जो स्विंग वोटर होते हैं वो उसी पार्टी को वोट देते हैं। और इसके बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की 20 साल पुरानी सरकार को इस बार अच्छे बहुमत के साथ खदेड़ने जा रही है। जो भी अपडेट आगे आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ छत्तीसगढ़ को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया दावा करता है कि कांग्रेस पार्टी 40 से लेकर 50 सीटें जीत सकती है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी मिनिमम 46 सीटें यानी मेजोरिटी और मैक्सिमम 56 सीटें जीत सकती है। जन की बात भी इसी तरीके का दावा करता है। ओवरऑल इन एग्जिट पोल का अगर आप एग्जिट पोल निकालेंगे तो पता चलेगा कि एवरेज के हिसाब से कांग्रेस पार्टी आसानी से सरकार छत्तीसगढ़ के अंदर बना रही है। भूपेश बघेल फिर से सरकार में वापसी कर रहे हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी का नंबर कम होगा, लेकिन बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। और जो अंतिम समय में भ्रष्टाचार के आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाए गए थे, जनता ने उसे नकारते हुए कांग्रेस पार्टी को फिर से सरकार चलाने का मौका दिया है। तमाम एग्जिट पोल में ये दावे सामने आ रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश को लेकर टीवी 9 के पोस्ट स्टेट में भी दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 106 से 116 सीटें जीत सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 111 से लेकर 121 सीटें मिल रही है। यानी यहां पर अगर आप एवरेज लेंगे तो कांग्रेस पार्टी आसानी से बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है, जबकि बीजेपी 110 के आसपास सीटें जीतेगी। कुल मिलाकर दोस्तों पिछली बार के नतीजे रिपीट करने की जानकारी और दावा किया जा रहा है इस सर्वे के अंदर। साथ आपको बता दें कि असली खेला तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करके दिखाया है। जिस राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलने की एक प्रथा चालू हुई है, उसे बदलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरा भरोसा किया था और पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है। आपको बता दें कि तमाम एग्जिट पोल में दावे किए जा रहे हैं कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को जबरदस्त तरीके से एक कड़े फाइट में फंसा रखा है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को लेकर मात्र एक सर्वे में दावे किए गए हैं, यानी रिपब्लिक टीवी के मैत्रिज में दावा किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 115 से 130 सीटें मिल सकती है, यानी बहुमत से बीजेपी काफी आगे निकल जाएगी। लेकिन बाकी तमाम सर्वे के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला चल रहा है। न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी 101 के साथ बहुमत में अपने दम पर राजस्थान के अंदर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 89 सीटों पर सिमटेगी। अदर्स को 9 सीटें मिलेगी, यानी एग्जैक्ट सर्वे में कांग्रेस पार्टी को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है दोस्तों। इसी के साथ में तमाम अन्य सर्वे के अंदर जबरदस्त लड़ाई चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में। अगर आप भी मानते हैं कि इस बार
राजस्थान के अंदर रिवाज बदलने वाला है और कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत के नेतृत्व में जबरदस्त वापसी कर सकती है, क्योंकि पिछली बार 2018 के एग्जिट पोल की बात करें तो इंडिया टीवी का सीएनएस एग्जैक्ट रिजल्ट पर पहुंचा था। उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि किसकी सरकार बन रही है और आंकड़े भी बिल्कुल सही दिए थे दोस्तों। और इस बार की बात करें तो इंडिया टीवी का सीएनएक्स बताता है कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 80 से 90 सीटों पर सिमटेगी, कांग्रेस पार्टी 94 से 104 सीटें जीत सकती है। यानी इनके सीटों का अगर एवरेज आप लेंगे तो कांग्रेस पार्टी आसानी से बहुमत के आंकड़े तक पहुंच जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आरएलडी के कई सारे नेता जीत कर आने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों पिछली बार के कंपेयर में इस बार भी सीएनएक्स का रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा रहा है, जो पिछली बार एग्जैक्ट था और माना जा सकता है कि इस बार भी उनकी ओर से सही सर्वे किया गया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। आप लोग इन एग्जिट पोल पर अपना ओपिनियन पोल जरूर दीजिएगा दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि न्यूज 24 के टुडे चाणक्य ने 101 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी है। इसके बाद कई सारे सर्वे करने वाले लोगों को समझ में आ चुका है कि राज्य के अंदर बड़ा खेला होने वाला है। पॉल स्टेट के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को 100 सीटों तक पहुंचता हुआ दिखाया जा रहा है। इसी के साथ में तेलंगाना की बात करें तो असली खेला तो अब यहां पर भी हुआ है। दरअसल तेलंगाना के अंदर दोस्तों सबसे पहले यह खबर सामने आई कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के साथ में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी वाकई अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए उनके हितों में काम करना चाहती है तो उनके साथ चलने को तैयार है। अकबरुद्दीन ओवैसी के इस टिप्पणी के बाद माना जा सकता है कि स्पष्ट तौर पर कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना में सत्ता मिल रही है, क्योंकि नेताओं के बयान ऐसे ही नहीं बदलते जो दिन रात कांग्रेस पार्टी को कोसा करते। तो उनको समझ में आ चुका है कि राज्य की जनता ने बाय बाय केसीआर का नारा स्वीकार कर लिया है। साथ साथ दोस्तों तेलंगाना को लेकर जन की बात एग्जिट पोल दावा करता है कि कांग्रेस को 58 से 68 सीटें मिल सकती है, बीआरएस पार्टी को 46 से 56 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 4 से 9 सीटें, एआईएमआईएम को 5 से 7 सीटें मिल सकती है। यानी आसानी से पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी राज्य में सरकार बनाने जा रही है। और दक्षिण भारत के अंदर सबसे ज्यादा न्यूज देखे जाने वाले वेबसाइट पोर्टल में से एक साउथ फर्स्ट एग्जिट पोल ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी 62 से 72 सीटें जीतेगी, बीआरएस 35 से 46 पर आकर अटकने वाली है, बीजेपी को 3 से 8 सीटें मिल सकती है। केसीआर के बेटे केटीआर का दावा है कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत है और उन सभी को करारा तमाचा लगेगा अगले रिजल्ट आने के बाद, यानी मतगणना के बाद उन्हें असली हकीकत पता चलेगी। दरअसल केटीआर दावा कर रहे हैं कि बीआरएस पार्टी 70 सीटें जीतेगी, लेकिन 70 सीट किसी भी एग्जिट पोल में दूर दूर तक बीआरएस को नहीं दिखाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी एवरेज भी बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर रही है और मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी 72-75 सीटों तक पहुंच जा रही है दोस्तों। यानी 2/3 बहुमत और बहुमत के बीच की कांग्रेस पार्टी की लड़ाई दिखाई देती है। साथ साथ एक्सिस माय इंडिया ने मध्य प्रदेश को लेकर सीएम पोस्ट को लेकर जब सवाल पूछा तो शिवराज सिंह चौहान को 36% लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार होने चाहिए। कमलनाथ को 30% लोग पसंद करते हैं और कांग्रेस पार्टी से कोई भी आ जाए उसको सपोर्ट करेंगे कहने वाले लोगों की संख्या लगभग 18% है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर 4 ऐसे इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जिनके चुनाव लड़ने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है और ये चारों के चारों अशोक गहलोत के संपर्क में है। ये जानकारी भी मिल रही है। आपको बता दें कि 13 इंडिपेंडेंट एमएलए और 6 बीएसपी के एमएलए, 2 सीपीआई-एम के एमएलए और 2 बीटीपी पार्टी के एमएलए ने राजस्थान सरकार को समर्थन दिया था। तो अगर मामला आकर थोड़ी सी सीटों का फंसेगा तो ये बात पूरी तरीके से तय है कि अशोक गहलोत एक मंजे हुए नेता है। 5-6 सीटों का अंतर तो ऐसा ही पाट देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। छत्तीसगढ़ को लेकर न्यूज 24 चाणक्य ने प्रधानमंत्री मोदी की पोस्टर लगाने के बाद सर्वे जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस पार्टी 57 सीटें जीतेगी। यानी जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुमत पर बमुश्किल पहुंच पाएगी उनके लिए तगड़ा झटका है। बीजेपी 18 सीटों से 33 तक पहुंच पाएगी, लेकिन बहुमत का सपना देखती रह जाएगी और कांग्रेस पार्टी आसानी से सरकार बना लेगी। इसी के साथ में राजस्थान से एक ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों जिससे विपक्षी नेताओं के कान खड़े हो गए हैं। जोधपुर के अंदर 25 नवंबर को जिला सहित पूरे प्रदेश भर के अंदर वोट डाले गए। इस दौरान शहर विधानसभा क्षेत्र में एक सेक्टर ऑफिसर की कार से रिजर्व ईवीएम कंट्रोल के गायब होने का मामला सामने आया है। इस घटना पर चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला कलेक्टर और निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता ने संज्ञान लिया और पॉलिटेक्निक कॉलेज के शिक्षक सेक्टर ऑफिसर पंकज जाखड़ को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा उनके साथ काम करने वाले होमगार्ड की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। 25 नवंबर को मतदान के बाद रात को जब सेक्टर ऑफिसर गाड़ी में ईवीएम लेने के लिए पहुंचे तो उनको पता चला कि रिजर्व्ड ईवीएम है ही नहीं। ऐसे में दोस्तों चुनाव आयोग को भी लेकर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और उससे बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन में जब एफआईआर कराई गई तो तुरंत मीडिया को जानकारी नहीं दी गई। लगभग 3 दिनों के बाद मीडिया को जानकारी मिली है, यानी खबर छुपाने की कोशिश की गई। इसके बाद सवाल खड़ा होता है कि इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन कब होगा, कब पता चलेगा कि ये सच में रिजर्व्ड ईवीएम था या असली वाला ईवीएम था जिसमें वोट डाले गए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ तेलंगाना में बीते दिन जब वोट डाले गए तो जबरदस्त बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तेलंगाना के खम्मम के अंदर कांग्रेस पार्टी और बीआरएस के नेताओं में भिड़ंत की खबर सामने आई है। इसी के साथ में अशोक गहलोत ने राजस्थान को लेकर बड़ा दावा किया है। एग्जिट पोल और सर्वे को लेकर कहा कि आप लोग को इन पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान के अंदर 2 ही चीज है, अगर जनता को बीजेपी ने धर्म की राजनीति से बरगलाया है तो
रिजल्ट कुछ और होंगे, लेकिन जनता को इस बार कांग्रेस पार्टी की योजना का फायदा मिला है, इसीलिए वो हमारे समर्थन में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों ने डरावनी और बदले की भावना वाली भाषा बोली है। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर एकीकरण और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की है। राज्य में अगर धर्म का कार्ड चला है तो ही कांग्रेस पार्टी की हार होगी, वरना कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए जनता तत्पर है। हमारे खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए प्रो इनकम्बेंसी थी, यानी सत्ता समर्थित लहर थी। और दूसरा ये कि बीजेपी के लोग नेगेटिव कैंपेनिंग कर रहे थे। तीसरा ये बीजेपी के वोटर भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने विकास करने में कोई कोताही नहीं बरती है। इसी के साथ में दोस्तों न्यूज 24 टुडे चाणक्य दावा करता है कि 5 राज्यों में से कांग्रेस पार्टी की राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और मिजोरम के अंदर कांग्रेस पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले के बाद मिलकर सरकार बना सकती है। साथ साथ दोस्तों मेरी सरकार के मुखिया के जिले में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन ये उसको रोक नहीं पा रहे हैं, यानी मामा शिवराज सिंह चौहान को आईना दिखाते हुए बीजेपी की नेत्री उमा भारती ने कठोर टिप्पणी की है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने सूबे की सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। साथ साथ दोस्तों जातीय जनगणना पर उत्तर प्रदेश सरकार से पूछे जा रहे हैं गंभीर सवाल। जातीय जनगणना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं और मेरे बड़े नेता जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। विपक्ष ने जातीय जनगणना पर सरकार को घेरा तो जवाब में ये बातें कही गई है। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव 5 राज्यों के चुनाव को लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है और 2024 पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसे लेकर उन्होंने मीडिया से बात की है। योगेंद्र यादव ने बताया है कि कैसे इंडिया गठबंधन इस तरीके के नतीजे सामने आने के बाद, खासकर कांग्रेस पार्टी के 5 राज्यों में जीतने के बाद, एक नए मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाली है। साथ साथ बीआरएस पार्टी के नेता तेलंगाना में इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि तेलंगाना के वोटरों को कांग्रेस पार्टी के नेता प्रभावित कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों तेलंगाना में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिल रहा है। अमूमन जो विपक्ष के लोग होते हैं वो सत्ताधारी दल पर आरोप लगाते हैं कि उनके नेता वोटरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो सत्ताधारी दल बीआरएस पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के लोगों पर आरोप लगाते हुए कामारेड्डी के अंदर धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। साथ साथ तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 119 सीटों पर शाम 5 बजे मतदान खत्म हो गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच में झड़प की छोटी मोटी घटनाओं के बीच चुनाव आमतौर पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 5 बजे तक 63.94% वोट पड़े हैं दोस्तों, जो काफी ज्यादा कम है। माना जा रहा है कि शाम होते होते लगभग 70% के आसपास वोट पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी 2018 की तुलना में इस बार 3% वोट कम रहने वाला है। अंतिम आंकड़े आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए जाएंगे। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में बीआरएस पार्टी की नेत्री एमएलसी और केसीआर की बेटी के कविता कहती हैं कि हर जगह से अच्छी खबर है, हम पहले ही जश्न मना रहे हैं। दुर्भाग्य है बीजेपी कोई जश्न नहीं मना रही है। पिछली बार उन्होंने भ्रम पैदा करने की कोशिश की थी, आखिरकार बीआरएस की जीत हुई है। इस बार भी बीआरएस की जीत होगी। पूरे चुनाव में बीआरएस ने नियम का उल्लंघन किया है, बीजेपी के नेता की ओर से यह दावा किया गया। साथ साथ दोस्तों राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। शिष्टाचार भेंट करने की बात उन्होंने बताई है, लेकिन यह बात तय है कि कलराज मिश्र का काम काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ परिणाम से पहले कांग्रेस भाजपा का दावा, अपनी अपनी सीटें जीतने के दावे दोनों नेताओं की ओर से की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश में दावा कर रहे हैं कि इस चुनाव में 174 सीटें आ रही है। वहीं पर बीजेपी की ओर से मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि बीजेपी को इस बार 150 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 60 से कम सीटें मिलेगी। यह दावा बीजेपी के नेता कर रहे हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें कांग्रेस पार्टी को लेकर भी कई सारे तर्क दिए गए हैं। दोस्तों दोनों नेताओं की ओर से किए जा रहे दावे पर आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर आएगा। साथ साथ विधानसभा चुनाव में भीतर घात के चलते कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव और पूर्व जिला के अध्यक्ष महेश यादव को पार्टी से निष्कासित किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें अंबिका प्रसाद उर्फ महेश यादव को पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधि करने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष महेश यादव पंचायत चुनाव में बीजेपी खेमे में नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी को जनपद सदस्य का चुनाव लड़वाया था और बीजेपी समर्थित जनपद सदस्यों के समर्थन से पत्नी को जनपद पंचायत जतारा का अध्यक्ष बनाया था। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने महेश यादव को जिला अध्यक्ष के पद से हटाकर नवीन साहू को जिला अध्यक्ष घोषित किया। इसके बाद लगातार महेश यादव कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बगावती तेवर दिखाते रहे और विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ साथ एग्जिट पोल से पहले मध्य प्रदेश को लेकर एमपी ब्रेकिंग न्यूज ने पूछा सवाल कि 3 दिसंबर को किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार, तो 2706 लोगों ने अपने वोट डाले। बीजेपी को 20% लोग कहते हैं कि उनकी वापसी होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार वापस से बनेगी, ये दावा करने वाले लोगों की संख्या 80% है। साथ साथ दोस्तों कर्मचारियों ने कांग्रेस को दिए वोट, इसलिए हो रही है गड़बड़ी। कांग्रेस का आरोप कई जिलों में कर्मचारियों को वोट डालने में परेशानी उत्पन्न की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कई जिलों में ऐसा किया जा रहा है। इसके पीछे बड़ा तर्क यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को लेकर एक योजना लागू करने की बात कही है, यानी पुरानी पेंशन योजना को मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के इस वादे के बाद माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे और शायद उनके वोटों में हेरा फेरी करने के लिए उनको वोट से वंचित
कुंठित करने के कुंठित प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ तेलंगाना चुनाव से पहले धांधली लाखों रुपए कैश के साथ पकड़ा गया एक्साइज का इंस्पेक्टर निलंबित कर दिया गया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार को लेकर यह बड़ी जानकारी आई है दोस्तों। एक इंस्पेक्टर को कथित तौर पर मतदाताओं को बांटने के लिए रखे गए 6 लाख रुपए कैश के साथ पकड़े जाने के बाद निलंबित कर दिया गया है। वारंगल अर्बन के एक्साइज इंस्पेक्टर ए अजित राय को मंगलवार को हैदराबाद के पास मेडीपल्ली के चेंगी चेरला में कांग्रेस समर्थकों ने नकदी के साथ पकड़ा जब वह एक होटल के बाहर आए थे। यानी पैसा बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। और एक्साइज के इंस्पेक्टरों से क्या पैसा सत्ताधारी दल के लोग बंटवा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। यानी जिनका काम होता है इलीगल पैसे को पकड़ने का, उन्हीं लोगों से पैसे बंटवाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, कार्यकर्ताओं ने जो इस व्यक्ति को पकड़वाया है वो भी नकदी के साथ में, इसके बाद उनकी तारीफ भी होनी चाहिए क्योंकि पैसा देकर वोट खरीदने का ये गंभीर मामला है। साथ साथ वाराणसी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जिला अध्यक्ष ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता को भी सस्ते दामों में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। यानी राजस्थान में बीजेपी के लोग 400 रुपए 450 रुपए का सिलेंडर देने की बातें कर रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में उस योजना को लागू कर दिया जाए। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के नेता दत्ता दलवी की कार में तोड़फोड़ की गई है। मुंबई पुलिस ने 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। दलवी पर शिंदे को लेकर कथित विवादित टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया तो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और क्योंकि वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से जुड़े हुए हैं तो उन पर किया गया हमला कहीं ना कहीं एक तरीके से यूबीटी के नेताओं को चैलेंज है दोस्तों। कुल मिलाकर शिंदे अब एक ऐसे नेता बनते जा रहे हैं जिन पर कोई टिप्पणी कर दी जाए तो उनके समर्थक हमला कर देते हैं। एक तरीके से अपने आप को बड़े नेता साबित करने का प्रयास क्या शिंदे गुट की ओर से किया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ तमाम चैनलों के एग्जिट पोल से प्रधानमंत्री मोदी की जगह नड्डा की फोटो लग गई है। इसी से आप समझ सकते हैं कि नतीजों में किस तरीके के रिजल्ट सामने आएंगे। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से बीजेपी पर तंज कसा गया है। कई जगह ऐसा देखा भी गया है दोस्तों जो बातें उन्होंने कही है। साथ साथ हिंदू मुसलमानों ने मिलकर सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाया। बचाव में शामिल कंपनी के प्रमुख के साथ साथ कई और काम करने वाले श्रमिक भी मुस्लिम समाज से आते हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए दिल्ली स्थित रॉकवेल इंटरप्राइजेस के मालिक वकील हसन ने कहा कि हमारी टीम में हिंदू और मुसलमान दोनों है। दोनों धर्मों के लोगों ने इन 41 लोगों की जान बचाई है। उनमें से कोई भी ये काम अकेले नहीं कर सकता था। यही संदेश मैं देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों दोनों समाज के लोग मिलकर देश की रक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से एक समाज को अलग थलग करने का प्रयास कई बार किया जाता रहा है और इस मामले पर भी सवाल खड़े हुए थे। साथ साथ राज्यसभा सांसदों के लिए जारी किए गए कड़े निर्देश शीत सत्र के दौरान करना होगा इसका पालन। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सांसदों के लिए जो नियम जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि संसद में थैंक्स, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे ना लगाए। सभापति की ओर से दी गई व्यवस्था की सदन के भीतर या बाहर आलोचना नहीं होनी चाहिए। सदन में प्ले कार्ड नहीं लहराएंगे। आसन को पीठ ना दिखाया जाए। सदस्य सभापति के पास सीधा ना पहुंचे, वे सहायक के हाथों पर्ची भेज सकते हैं। जब सभापति बोल रहे हो तब कोई भी सदस्य सदन ना छोड़े। सभापति के बोलते समय सदन में शांति बनी रहे। अगर बिना अनुमति के कोई सांसद 60 दिनों तक गैर हाजिर रहता है तो उसकी सीट को खाली घोषित कर दिया जा सकता है। सदन में सदस्यों की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए। नए सदस्य का पहला भाषण मेडन स्पीच 15 मिनट से अधिक का ना हो और विषय से हटकर ना बोला जाए। सदन में एक साथ 2 सदस्य खड़े नहीं हो सकते। संसद परिसर में धूम्रपान पर प्रतिबंध है। कोई भी संसद की कार्रवाई की वीडियोग्राफी नहीं करेगा। ये गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। देखते हैं किन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। साथ साथ सुप्रिया श्रीनेट बोली, कहा आज एग्जिट पोल पर हो रही डिबेट में हिस्सा नहीं ले रहे बीजेपी के लोग, इससे बड़ा उनकी हार का क्या प्रमाण होगा। साथ साथ एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को बढ़त तो छत्तीसगढ़ के अंदर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम का पद का चेहरा कौन होगा ये फैसला पार्टी आलाकमान को करना है। वरिष्ठ नेता तय करेंगे। इसमें किसी की हामी नहीं है। किसी एक इंडिविजुअल के कहने से कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार मीडिया में 2.5 साल वाली बातें जो प्रसारित की गई थी वो गलत थी। दरअसल दोस्तों छत्तीसगढ़ को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इस बार अगर कांग्रेस पार्टी की वापस से सरकार बनेगी तो इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी मेजोरिटी कांग्रेस पार्टी को मिलती है। अगर बंपर मेजोरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी तो टीएस सिंहदेव को भी मुख्यमंत्री बनाने पर कांग्रेस पार्टी विचार कर सकती है। नहीं तो मुख्यमंत्री वर्तमान के भूपेश बघेल को ही रिपीट किया जा सकता है। जो भी फैसला कांग्रेस पार्टी आला कमान लेगा सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ मतगणना के लिए बीजेपी बना रही है कंट्रोल रूम, यानी कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होकर अब कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। शिवराज विष्णुदत्त शर्मा सहित दिग्गज नेताओं को मैदान में बीजेपी ने उतारा है क्योंकि भाजपा को भी शायद अब संकेत मिल चुके हैं कि राज्य के अंदर मुकाबला काफी कठिन होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले वॉर रूम बनाने का फैसला लिया था, जिसे पार्टी कंट्रोल रूम भी कह रही थी। वहां पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहेंगे। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। हर जिले के अंदर प्रभारी बनाए गए। उन प्रभारियों से संपर्क साधा जाएगा और इन प्रभारियों को कैंडिडेट से संपर्क साधने के लिए कह दिया गया है। तो एक 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि डिटेल में जानकारी मिलती रहे कि कहां पर पार्टी आगे चल रही है, कहां पिछड़ रही है, कहां पर जीत के बाद सर्टिफिकेट मिल चुका है, कहां पर बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, कहां गड़बड़ी करने
करने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी जानकारी मिलेगी वो ऊपर तक पहुंचा दिया जाएगा। कंट्रोल रूम से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अधिकारियों को फोन करके संपर्क साधेंगे और अगर कोई गड़बड़ी की जाएगी तो उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। शायद भारतीय जनता पार्टी को ये स्ट्रेटजी पसंद आ रही है। बीजेपी के लोग भी कंट्रोल रूम बनाने में जुट गए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख बताएगा। साथ साथ ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद का अलग है रुख। ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर एक जानकारी सामने आ रही है। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से अलग राय उनके बेटे रखते हैं। माफिया ब्रजेश सिंह का चुनाव लड़ने के ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद उनके पुत्र अरविंद राजभर ने इससे इंकार किया है। अरविंद राजभर ने कहा कि ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ने के लिए एनडीए में प्रयास करे, हमें चुनाव नहीं लड़ाना है और हमें गाजीपुर सीट भी नहीं चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें जो सीट चाहिए उस पर तैयारी चल रही है, हमें कुल 5 सीटें चाहिए। ब्रजेश सिंह या धनंजय सिंह को चुनाव लड़ाने के पक्ष में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी नहीं है, बीजेपी में उनके लोग हैं और वह बीजेपी या एनडीए से बात करे। अगर गाजीपुर से चुनाव किसी को लड़ना होगा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेताओं में आपस में ही फूट देखने को मिल रही है। बेटे का अलग बयान आ रहा है, उनके पिता का अलग बयान आ रहा है। साथ साथ दमोह में दिखा सद्भाव की राजनीति का नजारा। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के प्रत्याशी ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंदर सद्भावना की यह तस्वीर सामने आई है। साथ साथ बालाघाट मामले में प्रमोटी आईएएस ने डायरेक्ट आईएएस पर साधा है निशाना, उठाया है कई सारा मामला। प्रमोटी आईएएस शैल बाला मार्टिन भी बालाघाट मामले में कूद गई है। उन्होंने एक रीट्वीट करके सीधी भर्ती वाले आईएएस गिरीश कुमार मिश्रा की काबिलियत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। बालाघाट में समय से पहले की गई डाक मत पत्रों की शॉर्टिंग से उठा विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस मामले में एक प्रमोटी आईएएस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रमोट होकर आईएएस बनी शैल बाला मार्टिन ने एक ट्वीट किया है। उसमें लिखा है कि छटनी डाक मत पत्र को स्ट्रांग रूम में रखने के पहले की जाती है। स्ट्रांग रूम खुलने की जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के संज्ञान में न होना गंभीर विषय है, जो सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारी के कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। मार्टिन के इस सवाल पर प्रमोटी और डायरेक्ट आईएएस के बीच चलने वाले कोल्ड वॉर को और हवा मिल गई है। हालांकि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग अब तक 2 लोगों को निलंबित कर चुका है, लेकिन बालाघाट में स्ट्रांग रूम में हुए घटनाक्रम पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में आप लोगों का ओपिनियन पोल एग्जिट पोल के ऊपर क्या है लिखकर जरूर बताएगा। यानी आप लोग महासर्वे किस तरीके से देखते हैं, आपको क्या एवरेज नजर आ रहा है, कौन कौन से राज्य के अंदर किस किस पार्टी की सरकार बन रही है, लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।